चलिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज उनकी तरफ बढ़ना है। हर्षदा आपको रेडी नजर आएंगी। सबसे पहले तो दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो। अमरीश आपके पास भी आऊंगा और चार्ट्स पे मानस आप रेडी रखना। आता हूं आपके पास L&T। हर्षदा कैसे लग रहे हैं भाई नंबर्स? नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि गाइडेंस को लेकर थोड़ी सी निराशा हो सकती है, स्पेशली जो मार्जिन फ्रंट पर ये कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है वो उम्मीद से बेहतर है। 10% तक का इजाफा मुनाफे में, 4,395 करोड़ का ये फिगर। रेवेन्यू भी 67,000 करोड़ के ऊपर आता हुआ 15% तक की ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है। एबिटा लेवल पर एक्सपेक्टेशन थी 7,500 करोड़ के ऊपर निकलेगा आंकड़ा, लेकिन 7,234 करोड़ पर आया है। मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 10.8% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं, तो यहां पर प्रेशर है। अब इस साल यानी कि FY24 में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ऑर्डर बुक में इंटरनेशनल ऑर्डर्स की जो संख्या है वो करीब करीब 38% के आसपास आ चुकी है। अब कंपनी कहती है कि यहां से आगे लगभग FY25 में 12 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, जो काफी मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। अब गाइडेंस जो कंपनी ने दिया है उस बेसिस पर आप देखिएगा, ये कह रहे हैं ऑर्डर इनफ्लो करीब करीब 10% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टॉप लाइन में करीब 15% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मार्जिन गाइडेंस है वो उन्होंने दिया है 8.5% पर, यानी कि इस क्वार्टर में 10.8% पर आया। FY25 में लग रहा है कि कुछ और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उस पूरी कमेंट्री में यही एक चीज है जो दरअसल नेगेटिव है। यह है लार्सन एंड टूब्रो। अमरीश क्या करोगे आप भाई? ऑफ हाइज वैसे ट्रेड कर रहा है, नंबर्स ठीक। अच्छा, नंबर्स स्वेलिंग ऑर्डर बुक का तो सबको पता है। एग्जीक्यूशन थोड़ा सा फॉल्टर कर गया क्योंकि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए इस क्वार्टर में और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ऐसे में अप्रोच किया लार्सन एंड टूब्रो को लेकर। नहीं, पर मुझे लगता है कि जो एग्जीक्यूशन है आई थिंक क्लियरली विल इम्प्रूव। लुकिंग एट L&T का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एग्जीक्यूशन विल क्लियरली इम्प्रूव। मैं तो बोलूंगा कि यदि कुछ करेक्शन आता है आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि L&T ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स मेरा जो टारगेट बनता है करीब 4200 का है, तो इन केस ऑफ अ करेक्शन आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए इस पे एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं आशीष गाबा सर से, क्योंकि स्टॉक में पिछले एक महीने में करेक्शन आई, हालांकि कल ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग था। गाबा सर क्या बता रहा है चार्ट आपको? वैसे मीडियम टर्म पे वीक, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग। क्या लॉन्ग करेंगे टर्म में आप? बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल बिल्कुल। L&T लॉन्ग टर्म में बिल्कुल स्ट्रांग है। हाँ, करेक्शन आया है करीब 7-8 हफ्ते से, बट दैट्स ओके। ये जो करेक्शन भी नॉर्मल करेक्शन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ABC करेक्शंस है। हाँ, अप मूव ऑन है। इतना है कि 3,300 के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, और कल का जो बार बना है ये मुझे पसंद है। अगर यहाँ पर संभल जाता है तो एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड, एग्रेसिव ट्रेड है। 3450 का स्टॉप लगाना चाहिए और ट्रेड करीब 3,600 तक जा सकता है। और एक बार 3,600 चला गया तो फिर कहेंगे फिर एक लार्जर टर्म ट्रेंड शायद एक रिज्यूम हो। लेकिन मेरे ख्याल से फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव L&T बढ़िया है, क्लोजर टू सपोर्ट। क्लोजर टू सपोर्ट। टेक्निकली 3600 की तेजी शायद देखने को मिले और फंडामेंटली 4200 की हो रही है तैयारी। तो ईदर वेज L&T तेजी का ही मन बनना है, चाहे फंडामेंटली देखें चाहे टेक्निकली देखें। ब्रोकरेजेस भी खैर थम्स अप ही दे रही हैं 3800 से लेकर 4150 तक के लक्ष्य के लिए। दूसरा स्टॉक मानस, इस बार आपके पास आ रहा हूं, TVS मोटर्स। आप प्लीज देखिएगा। हर्षदा नंबर्स कैसे? TVS के केस में एक्सपेक्टेशन थी कि करीब मुनाफा 500 करोड़ के ऊपर निकल कर आएगा। हल्का सा मिस है, 485 करोड़ के आसपास वो फिगर आया, लेकिन 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्रंट पर 8,170 करोड़ के आसपास कंपनी ने डिलीवर किया है, ये उम्मीद से बेहतर है, 24% तक की ग्रोथ। इबिटा लेवल पर बीट है, 926 करोड़ का इबिटा, 36% का इजाफा, और ये मार्जिन 11.3% पर आते हुए ये लगातार तीसरा क्वार्टर है जहां पर हमने देखे हैं FY24 में दरअसल मार्जिन 11% के ऊपर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कंपनी ने इस पर्टिकुलर साल कमा कर दिए हैं, और ईवी सेल्स में तो 100% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हर पैरामीटर पर दरअसल नंबर्स अच्छे हैं। जेफरीज इस पर एक 25 का टारगेट दे रहा है, एक बहुत बुलिश बायस है जेफरीज का TVS मोटर पे। शायद ऑटो स्पेस का सबसे महंगा स्टॉक आज की तारीख में। अमरीश,
क्या व्यू रहेगा टीवीएस मोटर पर? टीवीएस मोटर पे इस लेवल पे तो आई मीन डिस्पाइट द अर्निंग्स मैं बोलूंगा इट्स अ होल्ड, यहाँ पे शायद फ्रेश बाई करना नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स बेटर टू लुक एट हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे अभी भी मुझे काफी अच्छा अपसाइड दिखाई दे रहा है। हाँ, बढ़िया तेजी तो हुई है, लेकिन ये डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है अपने नंबर्स में। ईवी का तगड़ा ट्रैक्शन, मार्जिन्स एक्सपेंशन की उम्मीद से ज्यादा अच्छे मार्जिन्स एक्सपैंड करके डिलीवर करना, पर ठीक है, फंडामेंटली शायद थोड़ा सा प्राइसी हो गया है, स्विच करना हीरो मोटोकॉर्प बेहतर होगा। लेकिन मानस चार्ट्स पे कैसा टीवीएस मोटर्स, कल भी जाते जाते नंबर से पहले कन्विक्शन दिख रहा था स्ट्रीट का। बिल्कुल। तो देखिए, मार्च और अप्रैल में स्टॉक ने करीब 2300 से लेकर 1900 तक का करेक्शन दिखाया था। उसके बाद हमने पुल बैक देखा, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, गिरावट फिर देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट में पिछले लोस के नीचे नहीं गया स्टॉक। कल बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब आपको केवल इतना इंतजार करना है कि अगर आज ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे 2030, तो फिर आपको खरीदारी करनी है। तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं 1990 के स्टॉप लॉस से, और आपके टारगेट होंगे 2150 से लेकर 2180 की रेंज में। ठीक बात, ये है टीवीएस मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, टीवीएस मोटर्स। एक हो गया निफ्टी का, दूसरा वायदा का। वायदा का वैसे और भी नंबर है, एक है टाटा पावर उनमें से। सतपुते साहब, चार्ट आप रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, टाटा पावर्स कैसे नंबर्स हैं? यहाँ पर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे आशीष, रेवेन्यू लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से फीके आए हैं। अब रेवेन्यू का फिगर आप गौर करिएगा, 27% बढ़कर 15,847 करोड़ पर आता हुआ, 15% तक की ग्रोथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिली है। 895 का ये नंबर कंपनी ने डिलीवर किया है। 2,550 करोड़ का अनुमान था एबिटा का, 2,332 करोड़ पर यह आया, और मार्जिन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। 16.3% के मार्जिन्स 14.7% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन कंपनी कॉन्फिडेंट है कि FY27 तक दरअसल वो अपने बिजनेस को, जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है, वो पूरी तरह से डबल करती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से इस कंपनी के आगे के गाइडेंस को आपने ध्यान में रखना है। हालांकि CLSA ज्यादा एंथूज नहीं है। खासा टारगेट कट की बात करें, 297 का टारगेट CLSA ने दिया है सेल कॉल के साथ। नहीं, नंबर्स इंटरनल्स तो इस बार कमजोर है, जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग है वो दिक्कत पे है। टाटा पावर, सतपुते साहब, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लीज? ब्रोकरेजेस तो कुछ ज्यादा ही बेरिश हो गई हैं एक आध। आशीष जी, देखिए चार्ट तो इसमें एक तो अगर आप इसमें डेली चार्ट देखें तो लगता है कि यहाँ पे करेक्शन शुरू है। हालांकि कल एक आप कह सकते हैं एफर्ट हुआ था 20 DMA से लेके एक पुल बैक लेने की, लेकिन पुल बैक पे रेजिस्टेंस पे अटकता है। रेजिस्टेंस क्या, लेवल क्या है? मेरे हिसाब से 430 आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और 445 ये इसका एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो 430 445 ये रेंज था कल के लिए। आज अगर ये 445 के ऊपर जाएगा या खुलेगा, तब ही जाके आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगी। लेकिन अगर 430 का लेवल टूटता है, देन इन दैट केस आशीष जी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो करेक्शन का जो दौर चल रहा है, थोड़ा और डीपन हो सकता है। प्रोबेबली इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो करीबन 400 410 का होगा। तो स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि वीक है, प्रॉफिट बुकिंग वाला स्ट्रक्चर है। सिर्फ अगर ब्रेकआउट मिले वो 45 का, तभी जाके इसमें आप स्विंग ट्रेड ले। बिल्कुल ठीक, ये है टाटा पावर। नंबर्स कमजोर, ब्रोकरेजेस थोड़े से वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स खराब। एक और वायदा बाजार का नंबर है जिस पे रिएक्ट करना है, वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। बिहाती साहब, आप चार्ट रेडी रखो, आ रहा हूं। हर्षदा, पिरामल कैसा? पिरामल के केस में नंबर्स थोड़े से फीके हैं आशीष। 137 या 138 करोड़ का प्रॉफिट जरूर आया है, लेकिन एक एक्सेप्शनल गेन आया है 15-17 करोड़ का, जो एड कर रहा है उस प्रॉफिटेबिलिटी को। रेवेन्यू 16% बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप देखें कामकाजी तौर पर एक ऑपरेटिंग लॉस है 1653 करोड़ का, तो ऑपरेटिंग लॉस के चलते वो भारीपन देखने को मिल सकता है। एसेट क्वालिटी पर अगर आप ध्यान दें, ग्रॉस NPA 2.37% पर वर्सेस 2.4% आता हुआ, और मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 6.8% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी ने किए हैं डिलीवर। डिस्पर्सल में पिकअप है 30% का, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 7.5% बढ़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट है, जो लिस्टेड पेरेंट है वो दरअसल मर्ज होगी कंपनी की हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी में, यानी कि पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस। अगले 9 से 12 महीनों में ये प्लान उभर कर आता हुआ दिखाई देगा। पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस एक अपर लेयर NBFC है,
और सितंबर 2025 तक इसे लिस्ट होने की तारीख यहाँ पर रफली एस्टिमेट की जा रही है। अब पीएल के शेयर होल्डर्स के हाथ क्या लगेगा? यहाँ पर एक इक्विटी शेयर के सामने एक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो पिरामिड कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का है वो लगता हुआ दिखाई देगा। तो काफी सारी डेवलपमेंट्स है, लेकिन नंबर्स थोड़े से फीके। नंबर्स कमजोर है, बाकी ठीक अपनी के डेवलपमेंट ब्रोकरेजेस के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर बहेती साहब चार्ट्स पे भी क्या स्टॉक वीक दिख रहा है या कहानी कुछ और है? जी आशीष जी, चार्ट्स पे तो काफी वीकनेस दिख रही है क्योंकि स्टॉक 3-4 दिन पहले लास्ट वीक में 200 डेमा को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था और वहीं से 960 का जो जोन है वहीं से 3 दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। कल भी एक 3.5% के करीब का फॉल था और जिस हिसाब से स्टॉक अपने 20 डेमा पे वापस आ गया है, हमें लग रहा है शायद आज इसमें एक रिएक्शन देखने मिल सकता है। और अगर 20 डेमा के नीचे खुलता है जो कि 890 है, तो फिर इसमें 860 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर ये गैप डाउन या 890 के नीचे खुलता है तो इसमें शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 900 का एक एसएल मेंटेन करे और 860 तक के लेवल्स के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। ओके, अब आइए जरा एक इंपॉर्टेंट खबर पे, उसके बाद रिजल्ट्स कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन ने निफ्टी के नंबर्स और वायदा बाजार के इंपॉर्टेंट नंबर्स अपफ्रंट डिस्कस कर लिए। रचना जी, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट रेडी रखना आप। हजदा, क्या अपडेट्स अब बीओबी को लेकर? बॉब वर्ल्ड पर जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे, और बॉब वर्ल्ड दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप है कि वो और कस्टमर्स उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं ऑनबोर्ड कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने हटा दिया है। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 23 में दरअसल ये रिस्ट्रिक्शन बॉब वर्ल्ड पर लगा था और यहाँ पर आरबीआई ने कहा था कि कुछ मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स थे जब बैंक ऑफ बड़ौदा ऐप के जरिए अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रही थी। यहाँ पर भी वाकया था कि कुछ केवाईसी नियमों का उल्लंघन हुआ है। उसके बाद बॉब वर्ल्ड के खिलाफ वो एक्शन लिया गया था। अब वो 7 महीनों में ही दरअसल आरबीआई ने डिसीजन रिवर्स कर लिया है। अब मेरे ख्याल में ये अब फिर से बॉब वर्ल्ड के जरिए इस ऐप के जरिए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू करेंगे। खबर अच्छी, पर सामने खड़े हैं कल आने वाले नतीजे भी। इस बीच चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड बीओबी? रचना जी, तेजी करोगे क्या? जी, इस काउंटर में अगर 265 के ऊपर निकलता है ये, तो इसमें तेजी करने का मतलब बनता है 265 के ऊपर मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए और उसके साथ ही 260 पे करीब करीब एसएल लगाना चाहिए और 275 और 280 की तरफ फिर ये जा सकता है। जब तक 260 के ऊपर है तब तक एक चांस है कि यहाँ पे तेजी कर सकते हैं। तेजी कर सकते हैं भाई, बढ़िया खबर है। अक्टूबर में लगी थी रोक बॉब वर्ल्ड पे, 7 मंथ डाउन द लाइन सुलझा लेना उन सारी खामियों को, रेगुलेटर की हामी ले लेना, बुरा नहीं रहा। खैर, आज के इलेक्शन सिलेक्शन में टीजर दे देता हूं आपको। अमरीश बैठे हुए हैं, उनके साथ चर्चा होनी है और अमित सेठ साहब के साथ। तो आइडिया बेसिकली अमरीश ये था कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं, आउटकम सर पे खड़ा है, 1 महीने का समय है, ऐसे में इलेक्शन के मद्देनजर या ईदर वेज कोई ऐसा कोई पोजिशनली अच्छा स्टॉक लग रहा हो, अपना कमाई का मन है, आपको बस बढ़िया से एक आइडिया देना है। और अमित जी, आप तो देने ही वाले हो, मैं आ रहा हूं आप लोग के पास, लेकिन पहले हजदा के पास चलेंगे। आज के सारे बाकी के कैश के नंबर्स डिस्कस कर लिए जाए। आशीष, यहाँ पर कल्पतरू प्रोजेक्ट्स अच्छे नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में हमने देखा परफॉर्मेंस अच्छा है, मुनाफे में करीब 21% का इजाफा, रेवेन्यू 23% बढ़ता हुआ, एबिटा में 36% तक की वृद्धि देखने को मिली है। जीएसपीएल के केस में अच्छा परफॉर्मेंस, 6% आय की ग्रोथ है, मुनाफा 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनके एबिटा और मार्जिन में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एसकेएफ पर ध्यान देंगे, 42% मुनाफे में ग्रोथ, 10% रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा में करीब 27% का इजाफा, मार्जिन बड़े हैं। लेकिन सूला विनयार्ड्स अब स्क्रीन पर आएगा। अब सूला के केस में आप कहिएगा कि आय बढ़ी जरूर है, लेकिन मुनाफा और एबिटा बहुत फ्लैट रहे हैं, हल्की सी गिरावट है, इनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इनके केस में एलीट और इनके ओन ब्रांड्स के वॉल्यूम में ऑफकोर्स पिकअप रहा है। बीएसई के केस में आय 32% बढ़ती हुई, मुनाफे में एक हल्का सा डिप जरूर है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कंपनी ने वो सेबी के जो रेगुलेटरी फी चेंजेस है उसके लिए 170 करोड़ की प्रोविजनिंग अलग की है। बजाज कंज्यूमर ने थोड़ा सा निराश किया है, मुनाफे में दबाव
आय में भी दबाव देखने को मिला, एबिटा परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा फीका ही है, मार्जिन्स काफी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं और कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस किया है 290 रुपए प्रति शेयर का। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरी एनबीएफसीज पर, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो होम फर्स्ट फाइनेंस परफॉर्मेंस अच्छा है, 30% मुनाफा बढ़ा, 20% एनआईआई बढ़ती हुई दिखाई दी है। इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुनाफे में दबाव है, लेकिन ब्याज से आय में इजाफा देखने को जरूर मिला है, और इंडिया शेल्टर के केस में मुनाफा और आय दोनों फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ये सारे रिजल्ट्स कैश के। बैती साहब, क्या लगता है आपको, बीएससी का चार्ट कैसा लग रहा है? जी आशीष जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। हमें लग रहा है कि शायद इसमें आज अगर 2830 2830 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें एक तेजी की तरफ देखा जा सकता है, और ऑलमोस्ट 2930 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 2780 का एक एसएल मेंटेन करे। असल में सूला तो गाबा सर कह रहे थे, मैं बताऊंगा। गाबा सर, आय तो अच्छी है पर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं सूला विनियार्ड्स के, महंगी बेच नहीं पा रहे। 5-5 लाख की बिकती है, क्यों नहीं बेच पा रहे हैं मुझे पता नहीं। शायद मार्केट छोटा होगा लेकिन प्राइस तो बड़ा है। सूला का पता नहीं हाईएस्ट प्राइस कितना है, लेकिन उनकी वाइन्स अच्छी है, ये बात बता दूंगा, बिल्कुल अच्छी वाइन है। इन्होंने सिखा दिया हिंदुस्तान को वाइन पीना। इनके आने से पहले इंपोर्टेड वाइन बहुत महंगी होती थी। हाँ हाँ गाबा सर, चार्ट्स पे कैसा प्लेस? चार्ट में साइडवेज जोन पर है सूला, और लोअर लेवल्स पे करीब 520 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन ये ट्रेंड इंटैक्ट है। काफी दौड़ा था फ्रॉम करीब 400 टू 700, फिर नीचे आया है, अब साइडवेज रहेगा तो रियल कंफर्मेशन मिलेगा जब 580 पार कर लेगा, फिर एक अप मूव मिलना चाहिए। लेकिन इसमें वीक नहीं है स्टॉक, हो सकता है थोड़ा डिप मिले 500 में, लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट है सूला। अमित जी, ये मणप्पुरम और मुथूट दोनों के चार्ट्स आप टटोल के रखना, मैं आता हूं सर आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट है इनको लेकर? यहाँ पर दरअसल ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है आशीष, जो टीवी 18 के सोर्सेज के जरिए से आया है कि आरबीआई ने एक एडवाइजरी भेजी है सभी एनबीएफसीज को कि कितना कैश डिस्पर्सल आप लोन्स पर करेंगे। बेसिकली आरबीआई सारे एनबीएफसीज को कह रहा है कि आप आईटी प्रोविजन एक्ट को स्ट्रिक्टली अडियर करें जब आप कैश डिस्पर्समेंट कर रहे हैं। उस लिहाज से आरबीआई ने साफ कहा है कि कोई भी एनबीएफसी 20,000 से ज्यादा रकम कैश में किसी भी अपने कस्टमर को नहीं दे पाए। तो ये इनफैक्ट आरबीआई ने स्पेसिफिकली कहा है। ये माना जा रहा है कि ये बेसिकली टारगेट किया गया है मुथूट और मणप्पुरम, इन दोनों कंपनियों को जो गोल्ड लोन्स देती हैं। तो गोल्ड लोन के सामने दरअसल कई सारे कस्टमर्स कैश लेते हैं और इन दोनों को एहतियात बरतने को कहा गया है। आरबीआई कह रहा है 20,000 से ज्यादा आपको कैश कस्टमर्स को नहीं देना है, उसके बाद ऑफ कोर्स वो एक बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए ही किया जाए। तो उस लिहाज से दोनों स्टॉक्स रेडार पर रहने चाहिए। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव टाइप हो गया। सेठ साहब, दोनों के चार्ट्स कैसे प्लेस्ड है? खबर तो अब नेगेटिव ही है, खबर तो थोड़ी सी बुरी है। बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत होगी। पता नहीं कस्टमर कितना एक्सेप्टेबल हो, क्या पता कई लोग कैश ही चाहते हो। आशीष जी, अगर दोनों का हम स्ट्रक्चर देखें तो स्पेशली मन्नपुरम फाइनेंस का अगर चार्ट देखें तो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ गिरावट आ रही है। कल के सत्र में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100 डेमा पे सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ अभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि ये गिरावट थम रही है। तो मन्नपुरम में टोटल अवॉइड अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है अगला सपोर्ट लगभग 170-172 के आसपास आ सकता है। तो स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रहेगा। अगर दोनों में से दोनों के चार्ट देखें तो मुथूट फाइनेंस का चार्ट डेफिनेटली बेटर है। यहाँ पे हमने एक शार्प रनअप देखा था, स्टॉक अभी अपने 20 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो लगभग 1580-1600 के आसपास आता है। तो कोई अगर वहां पे डिप मिले और उसके बाद थोड़ी सी स्टॉक में स्टेबिलिटी हुए तो मेरे ख्याल से 1580-1600 विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिप्स में दरअसल खरीदारी करने का मन बन सकता है। खैर, देखते हैं एक खबर पे किस तरह का रिएक्शन ये स्टॉक्स देते हैं। वोडाफोन आइडिया में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था मार्केट के दौरान। उसमें सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस ने 19 करोड़ शेयर्स बेच दिए। हालांकि वो पूरा चंक जो है ना, वो घिसालो मास्टर फंड ने खरीदा। तो मार्केट इन्वेस्टर एक और चेक इन ही करा है।
अमरीश कैसे अप्रोच कर रहा है वोडाफोन आइडिया को? वो 11 पे बहुत सारे मार्की QIBs आए, उसके बाद से पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तस्वीर बदलने वाली है, पर लॉजिक से समझो तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ मीनिंगफुल नीडल मूव करेगी। आप कैसे प्लेस्ड हो? 12.5-13 पे खरीदार हो, वोडाफोन आइडिया में नहीं हो? देखिए, बिफोर द FPO जो इश्यू था, हम लोग को इसका जो रनवे है वो क्लैरिटी नहीं था, पर अभी फंड रेस के बाद आई थिंक एटलीस्ट दैट क्लैरिटी इज देयर फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years। तो अभी देखना पड़ेगा कि वेदर सब्सक्राइबर ग्रोथ होता है कि नहीं है। आई मीन, हाउ इज दैट चेंज हैपनिंग फ्रॉम 2G to 4G। तो मुझे इस लेवल पे लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर डाउनसाइड लिमिटेड है, शायद 11.5-12 के नीचे नहीं जाए, और अपसाइड अभी बहुत ज्यादा नहीं है, पर आई थिंक इट कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 16 और सो। तो उस लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन्होंने भी FPO में लिया हो। आई थिंक एट दोज लेवल्स इट शुड बी बुक्ड आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वोडाफोन आइडिया, ये कहानी स्टॉक की। अच्छा, मैं आगे आऊं और भी कल बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवर्स एंड शेकर्स थे, उनकी चर्चा करूं उससे पहले इलेक्शन सिलेक्शन की तरफ बढ़ चलते हैं। अमरीश और सेठ साहब दोनों को स्क्रीन पे रखिएगा। सेठ साहब, पहले आपके पास महीना भर बचा है आउटकम में, अब तो महीने से कम रह गया है। 9 मई में तो हम आके खड़े हो गए। कोलकाता में कैसा मूड है और रडार पे कौन सा स्टॉक है? कोलकाता में तो अभी पीछे बहुत गर्मी पड़ी है तो मूड खराब ही था, लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ आया है तो लोग बाहर निकलना शुरू हुए हैं। हीट वेव चल रही थी। और स्टॉक की जहां तक बात रही, मुझे एनएमडीसी का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक 14 साल के बेस का ब्रेकआउट रिसेंटली हुआ था, जिसका रीटेस्ट वापस हुआ 250 के लेवल्स पे। स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इसने अपना स्विंग हाई भी क्रॉस किया है। तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसे जब तक मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी तो हर डिप पे बाय करें। डिप्स में इसको एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस पोजिशनली रहेगा 248 का, और मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडली ये स्टॉक 300-310 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है। NMDC ये हो गई अमित सेठ के पिक इलेक्शन सिलेक्शन में। अमरीश, आप क्या पिक करेंगे? अनुज, मेरा जो इलेक्शन पिक है, इट इज नॉट ओनली इंडिया इलेक्शन का बात कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल इलेक्शंस का भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि करीब 64 कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के बाद नॉर्मली विजिबिलिटी इंप्रूव होता है। तो पोस्ट इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है कि IT ऑर्डर फ्लोज काफी इंप्रूव होंगे। तो मेरा जो पिक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर है। 32 years old कंपनी है, लीडिंग प्रोवाइडर है ऑफ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म का। प्रेजेंस है करीब 8 कंट्रीज में और कस्टमर्स है अक्रॉस 76 कंट्रीज। 17 वर्टिकल्स हैं, फोकस है BFSI स्पेस पर, और ऑर्डर बुक फ्लो भी काफी अच्छा है। करंट ऑर्डर बुक इज अबाउट 1560 crores। Q4 के जो अर्निंग्स थे वो काफी अच्छे थे। रेवेन्यूज ग्रो बाय अबाउट 23% YOY। एबिटा करीब 27% का है। एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे। तो एक्सपेक्टेड कैगर है करीब 28% का ओवर द नेक्स्ट 3 years अप टू FY 26। एक्सपेक्टेड EPS है करीब 32 का, और यहाँ पे मेरा जो टारगेट प्राइस बनता है 1150 का। ये हो गए आज के इलेक्शन सिलेक्शन के पिक्स। हमने ये तो नहीं कहा था इंडिया इलेक्शन, बात सही है, तो यूएस के सामने खड़े हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर इधर वेज बढ़िया लग रहा है अमरीश को। और एनएमडीसी अपने को इलेक्शन सिलेक्शन में मेरे ख्याल से गावा सर ने पहले भी दिया था, हमने बढ़िया मुनाफा कमाया था, और अब अमित सेठ साहब के रडार पे भी यही स्टॉक पोजिशनली अट्रैक्टिव। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, मानस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और BEL कोई खरीदना है लंबी अवधि के लिए? आज से चार्ट्स पे देख के बताना आप। नोमुरा की डिफेंस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। FY 24 से FY 32 के बीच में, यानी कि अभी शुरू होके 32 तक, $138 बिलियन की अपॉर्चुनिटी उन्हें नजर आती है। और यही दोनों स्टॉक उन्होंने इनिशिएट करें बाय कॉल के साथ। अब इनिशिएट करा है बाय कॉल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4750 के टारगेट्स, यहां से 900 रुपए की अपसाइड। कहानी की जरूरत नहीं है, सबको पता है HL की स्टोरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 300 रुपए के लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं। करंट भाव BL का प्लीज स्क्रीन पे रख दीजिएगा। मानस, लंबी अवधि में ज्यादा है कि नहीं कोई सा, और है तो कौन सा? तो देखिए, दोनों चार्ट्स अच्छे लगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अभी भी HL में होगा। मेरे ख्याल से HL ने अपना करेक्शन कंप्लीट किया है, और अब अगर यहां से रैली शुरू होती है तो कम से कम आपको 4400 तक के पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 2 मंथ के लिए अगर आपको टारगेट सेट करने होंगे तो 4400 के होंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 36,
65 के नीचे रहेंगे। ओके अच्छा चलिए एक चीज़ और, आज 9 मई है। बहुत लोग आज महाराणा प्रताप की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। कई लोग 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग 9 मई को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो कैलेंडर चेंज की वजह से। तो एक जो वीरता के एक प्रतीक थे महाराणा प्रताप, और स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो उनकी स्टोरीज़ के साथ साथ ऑब्वियसली उनकी घोड़े चेतक की भी कहानी बहुत पढ़ते थे। ठीक है, तो ये मैंने आज सुबह उनके कुछ कोट्स पढ़ रहा था, क्योंकि वो डर के आगे जीते वाली चीज़ें डिस्कस कर रहा था। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो महाराणा प्रताप ही थे, और उन्होंने कुछ बातें कही थी जिनमें से कुछ कोट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और एक चीज़ उन्होंने कही थी कि मैं मुझे फ्रीडम पसंद है। ठीक है, फ्रीडम में लाइफ चाहे जैसी भी हो मैं जी लूँगा, लेकिन गुलामी की ज़िंदगी चाहे बहुत अच्छी हो वो भी मैं नहीं जीऊँगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। एक चीज़ उन्होंने ये भी कही थी कि अगर आप हार भी जाएं तो भी वो आप मॉनेटरी लॉस होगा आपका, लेकिन आपका एटलीस्ट प्राइड वो आपके साथ रहेगा। और एक चीज़, समय बड़ा बलवान है जो राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग कोट्स हैं। तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं महाराणा प्रताप की जयंती आज, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको शुभकामनाएं। इन्हीं के साथ साथ राजस्थान के वो सारे वॉरियर्स, वो फाइटर्स, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाले, सबको सलाम, गजब थे। खैर, बढ़िया सा नोट पे मुनाफे की तैयारी का समापन। ट्रांजिशन कर लेते हैं अब अपन लोग पहला सौदा की